चलें बेटा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नोट्स में एक और सवाल है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 98। ठीक है जी, ये 2003 में आया है। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 98। ठीक है जी, कहता है टू कार्स मूविंग स्ट्रेट टू ईच अदर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, अगेन सिनेरियो वही है, केस 3A वाला के दोनों जो गाड़ियाँ हैं वो टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रही हैं। टू कार्स मूविंग स्ट्रेट टू ईच अदर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड, यानी कि सोर्स की और लिसनर की स्पीड सेम है। मैंने दोनों की जगह x सपोज कर लिया। द हॉर्न ऑफ वन इज ब्लोइंग विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है दैट इज 3000 हर्ट्ज। ठीक है जी, जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है दैट इज 3000 हर्ट्ज, और जो फ्रीक्वेंसी सुनी जा रही है दैट इज 3400 हर्ट्ज। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, लिसनर की और सोर्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। लिसनर की और सोर्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लो बेटा। अब अगेन वही बात, एस बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो न्यू डैश v प्लस v नॉट v माइनस वी एस इंटू न्यू। v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई v माइनस वी एस इंटू, अब वैल्यूज पुट करते हैं। 3400, 340 प्लस एक्स, 340 माइनस एक्स इंटू 3000। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। ठीक है जी, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 34 मल्टीप्लाई होगा 340 से, मतलब इस तरीके से हो जाएगा 34 इंटू 340 माइनस एक्स इक्वल टू 340 प्लस एक्स इंटू 30। ठीक है जी, तो 340 मल्टीप्लाई 34, 11560 माइनस 34x। अच्छा जी, इक्वल टू 340 इंटू 30, 10200 प्लस 30x। ओके जी,
ये यहाँ के माइनस होगा, ये वहाँ जाके प्लस होगा। 11560 माइनस 10200, 30x प्लस 34x। 11560 माइनस आंसर 1360 इक्वल टू 64x। 1360 डिवाइड बाय 64, 21.25 मीटर पर सेकेंड। जी, किसी का कोई सवाल है तो कर। जी बेटा, हो गया? सबने कर लिया या कुछ लोग कर रहे हैं? जो लोग कर रहे हैं वो वेट का कह दें। मुझे किसी आदमी ने वेट का नहीं कहा, तो मैं क्लियर कर दूं फिर। जी बेटा, किसी आदमी ने वेट का नहीं कहा, क्लियर कर दूं। क्लास आवाज आ रही है? 2019 का न्यूमेरिकल हमें मिल गया। ठीक है जी, 2019 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। ठीक है जी। कहता a mass at the end of spring oscillate with a period of 0.4 सेकेंड। टाइम पीरियड आपको दे दिया 0.4 सेकेंड। ठीक है जी। 2019 का न्यूमेरिकल है, उसका टाइम पीरियड आपको दिया है 0.4 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर। डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 0.06। ये हमारा सवाल है 2019 का। जी, कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा? आप लोग कर सकेंगे? चलें करके दिखाएं कैसे करेंगे। कौन कर सकता है इस सवाल को, करके दिखाओ, शाबाश। 5 मिनट वेट करूंगा, अगर नहीं आंसर आया तो फिर मैं करता हूँ। ओके, ये 2019 का सवाल हमने किया है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जिसमें एक्सेलरेशन निकालना था। सेम लाइक जैसे हमने शुक्रिया इरसा बेटा, पहले बता दिया करो। ठीक है, तो ये 2019 के अंदर ये सवाल आया हुआ था। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बुक में है, उसमें बॉडी को हैंग किया हुआ था। इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है वो आपका हैंग नहीं है। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आपका हैंग हैंग नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। कॉपी करके मुझे ओके कर दें, जो लोग कॉपी कर रहे हैं वो मुझे वेट करने का कह दें।
अब्दुल्लाह बेटा आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी करें। ओके, मेरे ख्याल में हमारा जो चैप्टर 8 है दैट इज कंप्लीट नाउ। ठीक है, अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप लोगों के पास कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज आई मूव फर्दर टू चैप्टर नंबर 9। ठीक है जी, चैप्टर 9 की तरफ मैं मूव करूँगा अगर आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है। जी बेटा, किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम चैप्टर 9 की तरफ स्विच करेंगे। ये कॉपी हो गया, सबने कर लिया कॉपी? कोई आदमी लिख तो नहीं रहा? माइक अलाउ है आपको, कोई आदमी मुझसे बात करना चाहे तो माइक ओपन करके मुझसे बात कर ले। 2015 का न्यूमेरिकल, ओके जस्ट वेट। विच वन समन? क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी हैंगिंग वाला। बेटा ये तो बुक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। मास स्प्रिंग सिस्टम करवाते हुए ये तो मैंने करवा दिया था। ओके, वाइज ने बताया है 2017 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कहता है व्हाई डज द टर्म रडार स्टैंड फॉर, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द रडार वर्क, which one of the following have larger wavelength and larger frequency, sound waves, light waves। ठीक है जी, ये आपका 2017 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ठीक है जी, एक ही दफ़ा आया है पूरी ज़िंदगी में ये सवाल, लेकिन आया है तो वाइज ने पूछ भी लिया है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। पेज नंबर है बुक का मेरे बेटा 273, 273 पेज नंबर है बुक का। ठीक है जी, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, उसके अंदर नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है वो अगर आप देखें, ठीक है जी, प्रॉपर्टी नंबर 3, सही है जी, उस पे अगर हम देखें तो हमें ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है जी, रडार्स की जो टर्म है ये स्टैंड करती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है जी, commonly used for civil and military purposes at civilian airports, military air bases equipped to detect the presence of any aircraft, foe or friend in the airspace। अच्छा, ये इसको इतना, अच्छा,
The Doppler radar, based on the principle of Doppler effect, is extensively used in the detection of aircraft speed and direction. अच्छा, इसके ऊपर भी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 मौजूद है उसको अगर आप देखें तो वो कहते हैं द डॉपलर इफेक्ट यूज इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल बाय द ट्रैफिक पुलिस। तो अ राडार गन इज फिक्स्ड ऑन पुलिस कार, और ये किस पे काम करती है? कहते हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज इमिटेड बाय द रडार गन इन द डायरेक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल हुज स्पीड टू बी चेक्ड। ठीक है जी। The wave is reflected from the moving automobile and received back. The reflected wave is then mixed with the locally generated original signal and beats are produced. The frequency shift is measured using beats and hence the speed of the automobile is determined. इतना मुश्किल बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। रिडार स्टैंड फॉर पता चल गया आपको। ठीक है, इतनी बात काफ़ी है। और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है ये बात, मतलब आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। मैं क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सेकंड की दूसरी लाइन से तीसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज इमिटेड बाय द रडार गन इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल यूज स्पीड टू बी चेक। अच्छा, अब किया होता क्या है वो बात मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। देखो, रडार इज एन एक्टिव सोनार। ठीक है जी। रडार इज एन एक्टिव सोनार। सोनार स्टैंड फॉर साउंड इमिशन डिवाइसेस। अच्छा, एक्टिव सोनार क्यों? क्योंकि ये सिग्नल ट्रांसमिट भी करता है और सिग्नल रिसीव भी करता है। ठीक है, रडार जो है ये सिग्नल ट्रांसमिट भी करता है और सिग्नल रिसीव भी करता है। ठीक है जी। तो ये जो रडार गन वाली बात आपको हमने बताई या आप लोगों ने देखी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो हैं वो रडार गन से जाके गाड़ी को टकराते हैं और वापस आते हैं, रिसीव हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी स्पीड हमें पता है। ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन की जो स्पीड है, वेव की जो स्पीड है वो हमें पता है। सही है जी। हम क्या करते हैं, उसके जाने और आने का टाइम नोट कर लेते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। और हमें ये पता चल जाता है कि कितनी देर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या हुई है, वापस आई है। तो इसके नतीजे में हम गाड़ी की पोजीशन, ठीक है जी, मतलब बिटवीन टू कंसेक्टिव, मतलब ऐसे नहीं होता कि एक ही ऑब्जर्वेशन पे हमारा काम हो जाता है, नहीं, 2 या 3 ऑब्जर्वेशन, मतलब जो गाड़ी मूव कर रही होती है रडार गन के सामने से उसको मॉनिटर किया जाता है 2 या 3 दफ़ा। अब जो 2 या 3 दफ़ा जब आप उसको मॉनिटर करते हैं, मिसाल के तौर पे पहले वो पॉइंट ए पे थी और पॉइंट बी पे उसको आने में कितनी देर लगी, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है। ये सिंपल सा इसका फिनोमिना है। ठीक है जी, सिंपल फिनोमिना है। वाइस कोई सवाल बेटा? वाइस बेटा कोई सवाल है तो कर लीजिए। वाइस बेटा कोई सवाल है? जी, वाइस का सवाल क्लियर हो गया, नहीं हुआ? और किसी का कोई सवाल है? जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? ओके, क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? नेचर ऑफ लाइट। तो हम अल्लाह के करम से चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, नेचर ऑफ लाइट।
तो नेचर ऑफ लाइट को लेके आज भी यही बात है कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, ठीक है जी। लाइट हैज़ डुअल नेचर, ठीक है जी। लाइट की जो नेचर है वो डुअल है। डुअल मतलब दोगली कह लो या वटेवर। मतलब एक चीज़ तो ये समझ लें कि लाइट आर ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है जी। लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है जी। लाइट की वेव्स कौन सी हैं? ट्रांसवर्स वेव्स, पहली बात, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी वेव्स हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रासोनिक हैं, अल्ट्रासोनिक हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, गैमा वेव्स हैं, और इस तरह करके बहुत सारी हैं, जिसमें से एक हिस्सा क्या है? लाइट वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली बात है ये हमें बताई थी मैक्स प्लांक ने, ठीक है। इससे पहले लाइट के बिहेवियर को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी। उनमें सबसे पहले न्यूटन साहब का नाम आता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि न्यूटन साहब जो हैं वो इतने कोई काबिल साइंसदान थे नहीं, ठीक है जी। बस अपने दौर के चूँकि खलीफा थे, तो ये बात फैक्ट मौजूद है, ठीक है जी। मेरे अलावा कोई आपको ये बात बताएगा भी नहीं कि न्यूटन की प्रपोज की गई थीरीज में से तकरीबन 90% थ्योरीज जो थी वो रॉन्ग थी, ठीक है जी। समझ आ रही है बात की? 95% ऑफ द थ्योरीज जो थी वो क्या थी? रॉन्ग थी, सही है। और उसकी क्या कहते हैं, लेकिन वो अपने दौर के अंदर क्योंकि सबसे माने जाने वाले आदमी थे, तो तमाम लोग, ठीक है। पीछे हम लोग चैप्टर 8 के अंदर ये बात पढ़ के आ चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो निकाली वो भी गलत निकाली, ठीक है जी। तो यहाँ आज मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि जो स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन ने निकाली थी वो तकरीबन थी 281.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड है उससे तकरीबन तकरीबन 6% लेस थी, ठीक है जी। तकरीबन तकरीबन 6% क्या थी? लेस थी। 6 नहीं, 16%, सॉरी जी, 16% लेस थी, ठीक है जी। तो जिसको लैपलास ने आके सही किया। तो जो गलती न्यूटन साहब ने स्पीड ऑफ साउंड को लेके की, वही गलती उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को लेके की। तो लाइट की मुतल्लिक जो पहली थ्योरी है वो न्यूटन साहब ने दी, और आपके सामने है, इसका नाम है न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है जी। न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन की जो कार्पस्कुलर थ्योरी है, न्यूटन के मुताबिक लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स, ठीक है। न्यूटन साहब ने क्या कहा कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, ठीक है जी। पार्टिकल नेचर लाइट की न्यूटन के मुताबिक, मतलब कि लाइट की जो नेचर है वो क्या है? पार्टिकल नेचर है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे जो बातें हैं वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। कहते हैं दीज कॉर्पस्कल ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। और ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि लाइट के सामने आप जिस भी चीज़ को रखेंगे, लाइट जो है उसके बैक पे उसका शेडो कॉस्ट कर देती है। यहाँ तक बात सही है।
द थ्योरी सीम टू फिट द फैक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी। वो कहता है कि जनाब जो थ्योरी है वो बिल्कुल उससे जो लाइट की पार्टिकल नेचर के फिनोमिनास थे जिसमें रिफ्लेक्शन आता है, ट्रांसमिशन आता है और एब्जॉर्प्शन आता है, वो तो इस थ्योरी की वजह से एक्सप्लेन हो गए कि हाँ जी ठीक है कि लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर रखती है और लाइट की ये जो पार्टिकल नेचर के फिनोमिनाज हैं जिनमें रिफ्लेक्शन आता है, ट्रांसमिशन आता है और एब्जॉर्प्शन आता है, ये तो एक्सप्लेन हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे मज़ीद बात करना चाहूँगा। मज़ीद बात किस तरीके से करना चाहूँगा? देखो, लाइट जब भी किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है जी, जब भी किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, तो दो तीन या इससे ज़्यादा फिनोमिनाज लाइट के होते हैं। जो मैं समझता हूँ एटलीस्ट तीन फिनोमिनाज होते हैं: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। किसी भी सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है जी, और एब्जॉर्ब होती है। ठीक है जी। कहते हैं ना सर्दियों में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए भाई? डार्क कलर के कपड़े, डार्क कलर के कपड़े इसलिए नहीं पहनने चाहिए क्योंकि उस पर जो लाइट की रेज इंसिडेंट होती हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो कपड़े क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। समझ आ रही है? तो जब लाइट ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना हुआ। जो कलर हमें कपड़ों का नजर आता है दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ। ठीक है जी। और किसी शाइनी सरफेस पे पड़ेगी तो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और किसी इसी तरह के मिलते जुलते सरफेस पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब, मतलब डिफरेंट फिनोमिनाज ऑफ लाइट होते हैं डिफरेंट सरफेस के ऊपर। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी की। तो न्यूटन ने कहा कि जनाब लाइट जो है उसकी पार्टिकल नेचर है। अब जब उसने कहा कि जी ठीक है पार्टिकल नेचर है, लोगों ने कहा हाँ जी ठीक है। अब पार्टिकल नेचर की वजह से जो फिनोमिनाज हैं रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये तो एक्सप्लेन हो गए। मसला कहाँ आया? मसला आया कि दिस थ्योरी सजेस्टेड दैट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एज इट इज अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द डेंसर मीडियम। ये प्रॉपर्टी साउंड की है, ये प्रॉपर्टी साउंड की है। जब साउंड जो साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो मैक्सिमम होती है वो सॉलिड्स में होती है। समझ आ रही है बात की? सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड गैसियस मटेरियल की तकरीबन मतलब 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर गैस के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है, तो सॉलिड्स के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है ये तकरीबन 1500 के करीब हो जाती है। तो उसने स्पीड ऑफ साउंड वाली बात स्पीड ऑफ लाइट पे भी चिपका दी कि जनाब लाइट जो है जब वो ट्रैवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम में तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ये बात गलत है। लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर 8 में आपको ये बात पढ़ाई थी कि जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये आगे जाके हम इसको देख लेंगे। अच्छा जी, फिर वो बात करता है कि दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द फिनोमिनाज ऑफ डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। अब डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है दैट इज प्योर वेव फिनोमिना। ठीक है जी। डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है ये प्योर वेव फिनोमिना है। इससे जो क्या कहते हैं लाइट है उसकी वेव नेचर प्रूफ होती है। तो जब उसने न्यूटन ने कहा कि ये जो है लाइट जो है वो पार्टिकल की सूरत में ट्रैवल करती है तो बात ख़त्म हो गई। तो फिर ये जो डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस है ये तो वेव नेचर, ट्रूली वेव नेचर के फिनोमिनाज हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये बात लग गई। ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो वेलोसिटी वाली बात उसने की कि रेयर से डेंसर में जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ये भी
गलत है, ठीक है जी, लाइट मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। तो ये न्यूटन की थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस पे किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगा। जी बेटा, किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। ओके, फिर आती है हैगन्स की वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सेकेंड लास्ट लाइन कहता है दिस लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है जी। इस लाइन की बात आप कर रहे हैं, यानी एयर से सॉलिड में अगर लाइट जाएगी, ठीक है जी, गैस से सॉलिड में अगर लाइट जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। दैट इज रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है जी। दिया न्यूटन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बात आप हुबैब पूछ रहे हो ना बेटा, तो ये चीज़ न्यूटन ने बोली है कि मतलब वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ये बात स्पीड ऑफ साउंड के लिए है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए नहीं है, ठीक है। बहरहाल उस टाइम उसने कहनी दी, कह दी, मैं बता चुका हूँ आपको कि उस टाइम तो मतलब उनकी गुड्डी चढ़ी हुई थी, तो फिर यही होना था। बहरहाल आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो हैगन वेव थ्योरी पे आते हैं, ठीक है जी। हैगन की वेव थ्योरी पढ़ते हैं और इसको क्लास को फिर हम ख़त्म करेंगे। हैगन साहब ने तो वैसे बाद में जो हैगन ने लाइट के मुतालिक चीज़ें बताई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो लाइट की थ्योरी को लेके बात बताई वो बहुत ही स्टूपिड हो गई। पहले तो उस टाइम जब हैगन की वेव थ्योरी आई, उस टाइम तक कॉन्सेप्ट ये था कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का होना लाजमी है। वेव के ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम का होना लाजमी है, ठीक है जी। वेव के ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम का होना लाजमी है। तो हैगन ने कहा जनाब लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं रखती, बल्कि क्या रखती है, वेव नेचर रखती है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हैगन वेव थ्योरी लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर वेव्स, in the form of circular wave. Every point of the wave act like a source and produce wave, ठीक है जी। every point, ठीक है, like a source, acts like a source and produce wave। ये डायग्राम बनी हुई है आपकी किताब के टाइटल पेज के ऊपर, ठीक है जी। मैं इसको दोबारा बता भी दूंगा बहरहाल। तो कहते हैं कि मतलब लाइट जो है वो वेव की सूरत में ट्रेवल करती है, और जो वेव सबसे आगे वाली होती है उसका सोर्स उसके पीछे वाली वेव होती है, जो पीछे वाली होती है उसका सोर्स उससे पीछे वाली होती है। इसी तरह से ये बात थी। कहते हैं दिस थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दिस थ्योरी प्रिडिक्ट दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम। ये दोनों बातें गलत हैं, न्यूटन की भी और हैगन की भी। स्पीड ऑफ लाइट को लेके जो बातें हैं वो गलत है, लेकिन उस दौर तक ये बात थी कि जनाब जो वेव है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, और डिफरेंट मीडियम के अंदर जो वेव की स्पीड है वो डिफरेंट हो जाती है। 12 अगली बात, दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ टू रीजन। At that time, the idea of wave propagation with a medium is not accepted, but light wave travel from sun to earth through vacuum। ठीक है जी, उस वक्त तक ये कॉन्सेप्ट था कि जनाब बगैर मीडियम के कोई वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन लाइट जो है वो सूरज से ज़मीन पे आती है थ्रू वैक्यूम। दूसरी बात, साउंड एंड वाटर वेव्स कैन बेंड अराउंड द कॉर्नर बट नो सच फिनोमिना हैड बीन ऑब्जर्व फॉर लाइट एट दैट टाइम। मतलब ये जो सर्कुलर मोशन वाली बात लाइट के लिए उसने कही थी उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया।
अच्छा, हाइगन साहब ने भंड क्या मारा, हाइगन साहब ने भंड ये मारा, उन्होंने कहा टू प्रूव दिस थ्योरी इट वाज अज्यूम दैट होल यूनिवर्स इट्स फिल्ड विद ईथर। उसने कहा वैक्यूम तो है ही नहीं, वैक्यूम तो है ही नहीं, बल्कि एक मीडियम है जिसका नाम है ईथर। और फिर लेटर दिस थ्योरी ऑफ ईथर वाज प्रूव टू बी रॉन्ग। ठीक है जी, तो ये हमारी दो थ्योरीज हो गई हैं, सही है। और यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज फिर हम क्लास एंड करेंगे। जी बेटा, आई एम वेटिंग। किसी का कोई सवाल है बेटा तो कर लीजिए। डबल रिफ्रैक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता है, और क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर होता है जवेरिया। सर थ्योरीज एमसीक्यूज में आती है या क्वेश्चन में? बेटा एमसीक्यूज में आती है नॉर्मली तौर पे, ठीक है, लेकिन क्योंकि कोर्स में मौजूद है तो मर्जी उनकी। ठीक है, जैसे रिडार वाला सवाल जो तुमने अभी किया वाइस, वो देख लो एक ही साल में आया है और पढ़ाई भी नहीं जाती हैं एप्लीकेशंस, तो एक साल के अंदर आया है, बस बच्चों का एक चॉइस मारने के लिए, अदरवाइज उसके आने की कोई क्या कहते हैं तुक नहीं बनती। लेकिन बाहर कोर्स में मौजूद है तो पढ़ाना है, पढ़ा रहा हूँ। डबल रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक वो है फिनोमिना है, ये फाइबर ऑप्टिक्स में होता है जवेरी में। और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल बेटा? किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए। ठीक है बेटा, फिर अल्लाह हाफिज़। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।